हेलो गुड मॉर्निंग, मैं श्री केतेश्वर स्कूल बनारस नागरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 के फिजिक्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। इसमें से लास्ट टॉपिक ये रह गया था, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आपका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा या बल आघूर्ण जो लगता है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक का फील्ड। फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक का फील्ड है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां एक डाइपोल रखा गया है। ये डाइपोल है, इज अ प्लस q चार्ज, द माइनस q चार्ज, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं मान रहा हूं 2a। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E माना गया, जो कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने माना है माइनस q प्लस q, दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमने मान रखी है 2a। अब इसके ऊपर कौन कौन से बल लगेंगे इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ये है कि हम जानते हैं, क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल F इजिकल टू QE टन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में अगर किसी भी आवेश को रखा जाएगा तो उसके ऊपर बल लगेगा और बल की वैल्यू क्या होगी F इजिकल टू Q इंटू E। अब यहां जो है प्लस q आवेश है, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, माइनस q आवेश पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल टू QE। वी नो दैट फोर्स एट चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक का फील्ड इज F इज इक्वल टू QE। ये लगने वाला फोर्स। अब ध्यान दें, QE फोर्स जो बल है वो इस पर लगेगा, QE इस पे लगेगा, लेकिन फर्क कितना, ये माइनस का है वो प्लस का है। तो इस पे तो लगने वाला बल होगा या फोर्स होगा वो QE माइनस का होगा, इस पे जो बल लगेगा वो QE प्लस का होगा। मैं लिख सकता हूं आता है प्लस Q आवेश पर बल QE तथा माइनस Q आवेश पर बल माइनस QE होगा। यानी एक जो फोर्स लगेगा, फोर्स 8 plus q charge is QE and minus QE at minus q charge। तो प्लस जो चार्ज पे लगेगा वो आपका प्लस QE, माइनस आवेश पर जो लगेगा वो माइनस QE। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, लगेगा किस तरफ, ये QE प्लस का आ रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ये QE माइनस का आ रहा है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसका मतलब एक बल लगेगा इधर F इज इक्वल टू QE, एक बल लगेगा इधर F इज इक्वल टू माइनस QE। दोनों बलों का मान बराबर है। इस पे फोर्स लग रहा है प्लस QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस पे जो फोर्स काम कर रहा है F इज इक्वल टू माइनस QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में काम कर रहा है।
तो एक सवाल बोर्ड में पूछा गया था कि अगर किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले कुल बल का मान कितना होगा। यानी एक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगने वाले कुल बल का मान कितना होगा। तो QE प्लस का और QE माइनस का तो कुल बल कितना हो गया, 0। अतः द्विध्रुव पर कुल बल, टोटल फोर्स एट अ डाइपोल इज 0। कुल बल का मान 0 होगा। ये सवाल 1 नंबर में पूछा जा चुका है कि यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो लगने वाले कुल बल का मान कितना होगा। तो लगने वाले कुल बल का मान होगा 0 यानी कि 0। चाहो तो आप ये लिख सकते हो F = QE माइनस QE और F जो नेट आएगा उस नेट का मान क्या हो जाएगा, 0। क्या कहा जा सकता है कि हमने एक यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसमें एक डाइपोल रखा गया +Q से लेकर -Q, दोनों के बीच की दूरी मानी है 2a। जब भी डाइपोल को आप रखोगे तो इसके आवेशों पर बल लगेगा, +Q चार्ज बल लगेगा वो QE, -Q चार्ज बल लगेगा वो -QE, और कुल बल का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इस डाइपोल के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो सवाल जरा ढंग से देखें इसको। इस पे QE लग रहा है इस दिशा में, इस पे QE लग रहा है इस दिशा में, दोनों बल का मान बराबर है, दिशाएं विपरीत है। ध्यान दें, दोनों बलों का मान बराबर है, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। अगर दो बल जिनका मान समान हो, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, दिशाएं एक दूसरे की विपरीत हो, तो दोनों बल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा। अब देखो जरा वापस, इस पे +QE चार्ज फोर्स लगा, इस पे -QE फोर्स लगा, दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों के एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट है। अगर टू फोर्सेस जिनके एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट हो, वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों फोर्स मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, टॉर्क की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर टॉर्क यानी बल आघूर्ण लगा तो ये डाइपोल क्या करेगा, धीरे धीरे रोटेट करेगा, घूर्णन करेगा। और घूर्णन करेगा कब तक, रोटेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन नहीं हो जाता। ठीक है, दिशा में विपरीत बल कार्य करता है, दिशा में विपरीत बल कार्य करता है। सही है बात कि दोनों पे जो बल लगेगा दोनों आवेशों पे वो परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत बल कार्य करता है, परंतु दोनों की क्रिया रेखा, दोनों की क्रिया रेखा
अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण बल आघूर्ण का निर्माण होता है, बल आघूर्ण का निर्माण होता है, बल आघूर्ण का निर्माण होता है। मैं लिख सकता हूं कि force at both charges are same in magnitude, but opposite in direction, and same in magnitude but opposite in directions, and both forces action of lines are different. So forces are from torque, दोनों किसका निर्माण करेंगे? बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। वापस इसको एक बार और देखें, क्या किया गया है? दोनों पे लगने वाला बल जो होगा उसका मान समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दोनों के बीच की दूरी हमने 2a मानी है, और दोनों की एक्सोप्लेन क्रिया रेखा अगर इस बल की लेना चाहोगे तो ये आ जाएगी, इस फोर्स की लेना चाहोगे तो ये आ जाएगी, और इसका निर्माण करेंगे। का तो टॉर्क होता है, उसका मान क्या होगा? तो बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? बल इनटू लंबवत दूरी, यानी कि टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रहे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मानी जाती है क्रिया रेखा के लंबवत होती है। बल इनटू लंबवत दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या किया जाए? ये तो आ गया सिंबल, लगने वाला बल में क्या देता हूं? F मल्टीप्लाई बाई, अब आती है लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी के लिए क्या कर दिया जाए? यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बना। क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बना, द राइट एंगल ट्राइंगल और दिस एंगल इज थीटा। डन। अब अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल को लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में थीटा के सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इसी ज्योमेट्री से sin थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक अलग से कंसीडर कर देता हूं इसको, उस वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं। ये जो ट्राइंगल बना है इस ट्राइंगल को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस है 2a और ये एंगल है थीटा। डन। एक समकोण त्रिभुज मैंने यहां बनाया है, थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर। नाम देना चाहे तो दे सकते हैं a b एंड n। ये पॉइंट a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो बाय ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री से आप sin थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। sin थीटा का सूत्र क्या होता है? P बाय h। सही है। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जो वैल्यू चाहिए, h की जो वैल्यू आ रही है वो है 2a, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं bn, ठीक है। तो ये हमारे पास में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख रहा हूं bn,
इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो साइन थीटा की वैल्यू आप 2 से रख सकते हो, सॉरी bn की वैल्यू समीकरण 3 से bn का मान रखने पर substituting the value of bn by equation 2 in a third। 2 से जो bn की वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, इसकी जगह। तो लगने वाला बल QE है, ये हम दोनों में देख चुके हैं। मैग्नीट्यूड में जान रहे प्लस की वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई में bn आ जाएगा 2a sin थीटा। तो इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2aq, इसको मैं साथ में ले लेता हूँ, e sin थीटा, इस तरीके से लिख दिया जाए। ये हम जानते हैं 2aq क्या होता है, p द्विध्रुव आघूर्ण से डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हो गया p e sin थीटा, ये लगने वाले डाइपोल मोमेंट की टॉर्क का मान है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में बल टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क लगेगा वो है 2 = 3e sin थीटा। अब इसमें एक चीज और भी है कि ये एक सदिश राशि है, तो चाहो तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लें इसका। आप देखिए, अब इसी को मैं आगे ले रहा हूं, चाहो तो उसको सदिश में वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि तो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चाहे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, फॉर्मूला है आपका टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। 11th क्लास में एक फॉर्मूला था वेक्टर का, क्या था, अगर किसी को याद हो तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साइन थीटा इज द वेक्टर। ये फॉर्मूला था, सेम ऐसा कैसा इसको लिखा जा सकता है, तो टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप, द वेक्टर फॉर्म। अब देखिए इसमें अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, स्थिति यानी केस फर्स्ट क्या होगा, पहला केस ले रहा हूं मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मीनिंग क्लियर है कि आपने जो डाइपोल लिया है, पहले लिया था वो थीटा एंगल, थीटा 0, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो ये डाइपोल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और अगर थीटा 0 आ गया तो टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब इस समय इस पर किसी तरीके का बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो अगर आपका डाइपोल विद्युत द्विध्रुव है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री पे रखा हुआ है, तो उस पर किसी तरीके का बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, या उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या ले सकते हैं, एक में 0 डिग्री ले लिया
एक में मैं थीटा 90 डिग्री ले लेता हूं। सेकंड केस है स्थिति केस सेकंड। और केस सेकंड क्या है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने आपने जिस डाइपोल को रखा है वो डाइपोल विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है इस तरीके से। ये डाइपोल आपका यहाँ +q चार्ज, यहाँ -q चार्ज, और ये थीटा 90 डिग्री, और इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे बल लगेगा। आप पहले से अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो किसी तरीके का डाइपोल काम नहीं करेगा। थीटा 90 हुआ तो की वैल्यू क्या आ जाएगी, P sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। इस समय लगने वाला टॉर्क होगा अधिकतम, यानी कि P। तो ये है आपके पास में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। तो इज इक्वल टू P sin थीटा। चाहो तो आप इसको सदिश के रूप में लिख सकते हो, P क्रॉस E की फॉर्म में। और इसके दो अलग अलग केस लिए हैं मैंने। एक केस थीटा 0 डिग्री लिए है, दूसरा केस थीटा 90 डिग्री लिए है। आप चाहो तो इनके अंदर जो है वो वेरिएशंस दे सकते हो, 0 to 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो थे आपके चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वो मैं और बता देता हूँ। जो बोर्ड ने पूछ रखा है कि द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र आता है उनमें क्या संबंध है। द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र आता है उसमें क्या संबंध है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस एंड इक्वेटोरियल में रिलेशंस क्या है वो आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। क्या लिखा जा सकता है, पॉइंट में लिख रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस एंड इक्वेटोरियल्स, ये हम पहले डेरिवेशंस कर चुके हैं एट इक्वेटोरियल्स। तो एक्सिस पे जो आया था ई एक्सिस, यानी अक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र का मान आया था वो था 2kp/r3, और वेक्टर फॉर्म में थी ये था, यानी कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, तो ये एक्सिस पे आने वाला था। और निरक्ष पे जो आया था ई इक्वेटोरियल या निरक्ष, उसकी वैल्यू थी kp/r2, लेकिन साथ में क्या आया था माइनस। और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो ये है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, ये आया। क्या लिखा जा सकता है, इसी को कन्वर्ट कर तो यू देखा जाए तो एक्सिस पे जो आ रहा है वो डबल है, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा माइनस। समीकरण 1 को मैं लिख देता हूं बाई 1। क्या लिखा जा सकता है, ई एक्सिस 2kp/r3, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने r को बाहर लिख दी, 2 को बाहर लिख दिया है। kp/r3 को क्या लिखा जा सकता है, ई इक्वेटोरियल, लेकिन इसका माइनस का, तो ई एक्सिस -2
ई इक्वेटोरियल यानी कि निरक्ष, यानी कि एक्सिस पे जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो इक्वेटोरियल का डबल होगा, लेकिन किसके साथ में, माइनस के साथ में। तो ये दोनों के साथ में रिलेशन है। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो होंगे वो न्यूमेरिकल्स होंगे, चैप्टर पूरा हो चुका है।